अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन टॉक और मैं हूं नासिर हबीब। एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर फोकस करने की क्या ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो पब्लिक हेल्थ के अंदर क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर एडोलेसेंट न्यूट्रिशन के हवाले से, चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन ज़िम्मेदार है इन तमाम मसाइल का। और हम बात करेंगे कि जो हमारी हेल्थ सर्विस एकेडमी है किस लिए वजूद में आई, कब वजूद में आई, मैंडेट क्या है, क्या कौन कौन से ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्लान्स क्या हैं। इन दो बड़े इशूज़ पे नाज़रीन आज बात करेंगे, जिसके लिए स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली ख़ान, जो कि वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विस एकेडमी के, विद 28 years ऑफ एक्सपीरियंस, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, वास्ट टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस, करंटली वर्किंग एज डीन ऑफ पब्लिक हेल्थ HSA, प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली खान। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, ये जो टर्म है एडोलेसेंट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए और फिर क्यों ज़रूरी है, किसी के ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी क्यों? अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत आपका इस अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए। इस पे बड़ी कम बात होती है हमारे मुल्क में। एक तो आप देखें, एक जब बच्चा पैदा होता है उसकी पैदाइश से लेके एक ख़ास एक उम्र होती है जिसको हम कहते हैं अंडर 5 ईयर, 5 साल से कम उम्र का बच्चा। वो नॉर्मली हम उसको चाइल्ड कहते हैं, मतलब चिल्ड्रन अगर मैं वर्ड कहूँ पब्लिक हेल्थ में, इससे मतलब होगा ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगला स्टेप है कि हम जो है ना वो नॉर्मल सेंस में 12 साल तक के बच्चे को भी बच्चा ही कहते हैं, उसको भी चाइल्ड ही कहते हैं, फॉर द एक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, नॉट फॉर पब्लिक हेल्थ। ये जो 10 साल से ऊपर जाते हैं जब, तो उस वक्त आपको पता है बॉडी के अंदर बड़ी तब्दीलियां आती हैं, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा बॉडी जो है वो चेंज होती है, जो पहले साल में और पहले 5 सालों में होती है। उसके बाद फिर 10-12 साल की उम्र से लेकर 19 साल तक हार्मोनल, जिसको हम कहते हैं ना, कीमियाई और बहुत सारे बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं 10 से 19 के बीच। जी, 10 से उसके। तो उसके लिए ये जो आपने बड़ा मुश्किल सा एक लफ्ज़ बोला, बड़ा आपने जोर दे के एडोलेसेंट कहा, तो वो हमको भी एडोलेसेंट कहने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो एडोलेसेंट है, इसमें आप ये समझ लें कि बच्चा जब जवान होने की तरफ जाता है, उससे थोड़ा सा पहले पीरियड प्यूबर्टी जिसको हम कहते हैं, जब जवान होता है बच्चा, और 18 साल की उम्र में बालिग कहलाता है, और 19 साल तक उसके वो चेंजेस रहती हैं बॉडी में। तो कोई अब जब जवानी की तरफ जा रहा होता है, हाँ, उसके अंदर बॉडी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। उसकी खुराक की जो बहुत सारी ज़रूरतें हैं ना वो चेंज हो जाएंगी, जो पहले 5 साल के बच्चे की नहीं थी इसकी होंगी, जिसमें खैर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और वो चीज़ें आएंगी, हम उनका बाद में जिक्र करते हैं। लेकिन एडोलेसेंट की सिर्फ बात करें तो ये वो बच्चा है जो कि जिसको हम यूथ भी कहते हैं। आल्दो कि यूथ की डेफिनेशन चली जाती है 25 तक चली जाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने तो 45 कर दी है भाई। पर हमारे यहाँ पे जो हमारी पब्लिक हेल्थ है, इसमें हम यूजुअली यूथ को अंडर 25 लेते हैं। कुछ लोग लेट एडोलेसेंट करते हैं जो 22-23 साल की उम्र तक ले जाते हैं एडोलेसेंट को, और कुछ लोग जो है वो अर्ली एडोलेसेंट कहते हैं, 10 से लेके 13 या 10 से लेके 14 या 15 साल तक। लेकिन हमारा ये कोई टेक्निकल शो नहीं है कि जिसमें हम लोगों को डेफिनेशन पढ़ाएं, लेकिन ये बता दूं कि ये जो एडोलेसेंट हैं ये एक बड़ा क्रिटिकल लाइफ है, मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी गुजरा है और सबकी लाइफ में गुजरता है, जिसकी बड़ी अहमियत है दोनों लड़के और लड़की दोनों के लिए। लेकिन फिर ये क्यों कहा जाता है कि जो लड़कियाँ हैं इस एज से गुजर रही हैं, फ्यूचर मदर्स हैं, जो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की क्यों ज़रूरत है, लड़कों के ऊपर आप लोग ज़्यादा बात क्यों नहीं करते? उसकी वजह यही है, पहली बात तो ये है, बात दोनों पे होती है, लेकिन बात आ जाती है एक्सेस की। एक्सेस का मतलब है रसद में होना, पहुंच में होना। तो जो हमारे लड़के हैं उनका, चूंकि आपने देखा है कि ज़्यादा आज़ादी हमारे मुल्क में उनको होती है, स्कूल कॉलेज के बाहर भी बाहर जाना, घूमना फिरना। लड़कियों के पास कम आज़ादी होती है, घरों के काम, स्कूल की तालीम में भी लड़कियां ज़्यादा अच्छी हैं और पढ़ाई में भी वो करेंगी और घर के काम भी वही करेंगी, टाइम नहीं होता उनके पास। लड़के जो हैं मेजॉरिटी एरियाज में बाहर नहीं जा सकती, कंजर्वेटिव एरियाज में हमारे, और जो हमारी अपनी रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं उनमें बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो इस लिहाज से उनकी एक्सेस है वो लड़कों की निस्बत बहुत कम है। अच्छा, अब जब अच्छी खुराक पे या खुराक पे ही कम है, चीज़ पे कम है, क्योंकि अगर लड़के बाहर जाते हैं तो जंक फूड ज़्यादा खा रहे होते हैं। अब उसी चीज़ को देखते हुए एक्सेस देखें, एक्सेस सबसे पहली एक्सेस होती है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब जब आप घर के अंदर हैं तो आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एक किसी लड़के ने जाके किसी बड़े शख्स से या किसी अपने दोस्तों के ग्रुप से, किसी भी पढ़े लिखे शख्स से कुछ चीज़ हासिल कर ली। तो जो एक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे फिर बहुत सारी चीज़ें बनती है ना। तो आपकी बात ठीक है, एक्सेस टू बैड इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी तो एक्सेस टू गुड इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी, लेकिन वो देखेंगे माशरे को कि किस तरफ जा रहा है। तो एक्सेस और आज़ादी ये दोनों चीज़ें इनेबल कर देती हैं मेल्स को ज़्यादा एज़ कम्पेयर। खुराक के मामले में फ़ीमेल के पास वही चीज़ रह जाती है जो घर में मौजूद होती है, और वो भी अब घर के हमारे, आपको पता है ना, सारे को जो सिस्टम है खाने पीने के वो भी तब्दील हो रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ। इवन रूरल एरियाज़ में भी हमारे जो देसी घी और देसी रोटियां और देसी चीज़ें मिलती थी आजकल के ज़माने में, अब हमारे गांव में ऐसे नहीं है।
वो भी चेंज हो रही हैं। तो फीमेल की आपने पूछा कि क्यों मेल की बजाय फीमेल को क्यों, उसकी वजह ज़्यादा ये कि आपने फोकस खुद वर्ड कर यूज़ किया फ्यूचर मदर। ये पूरी एक अगली जनरेशन बना रही है हमारी जो इस वक्त जनरेशन है ना। आपने इस पर बहुत सारे प्रोग्राम किए, मैंने कुछ देखे भी हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कम खुराकी के और न्यूट्रिशन के बड़े मसाइल हैं। इस पर बहुत सारे शो किए हैं और मेरा ख्याल है आपको शायद याद हो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली तकरीर में उन्होंने कहा कि खुराक का मसला मैं सीरियसली लूंगा। जब वो अपोजिशन में थे मैंने तब भी फ्यू पॉलिटिशियन लीडर्स इस लेवल के जो न्यूट्रिशन को टेकअप करते रहे। तो ये पिछले दिनों हमारी पाकिस्तान में इस पर काफ़ी बात हुई है। हमने ये देखा है कि अगर आप न्यूट्रिशन को एज ए सेपरेट या एज ए टारगेटेड अप्रोच नहीं लेंगे ना, नहीं बात करेंगे, इसके ऊपर प्रोग्राम्स नहीं बनाएंगे न्यूट्रिशन स्पेसिफिक, तो ओवरऑल पब्लिक हेल्थ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर ये दब के रह जाएगी। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन को एड्रेस करने की उसके बाद आपके उसके बहुत सारी बातें हो गई आपके बच्चों की न्यूट्रिशन। देखें ना ब्रेस्ट फीडिंग, उस पर कितनी बात होती है। न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा पिलर ब्रेस्ट फीडिंग है। अब ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माँ की सेहत ठीक नहीं है क्योंकि उसके एडोलेसेंट के लेवल के ऊपर आपने उसकी खुराक ठीक नहीं की थी। उस वक्त अगर हो जाएगी 18-19 जब वो एडोलेसेंट थी, अगर उस वक्त उसका अच्छी नहीं मिली तो जब वो मदर बनेगी तो असरात बनेगी। सबसे पहले तो एंटीनेटल के दौरान मसले आएंगे, डिलीवरी के दौरान मसले आएंगे और फिर ब्रेस्ट फीडिंग। 3 लेवल पे आप चेक कर लें। एक है शादी, उसके बाद शादी हमारे आपको पता है कि हमारे यहाँ यंग एज में शादी बड़ी कॉमन है। मेजॉरिटी एरियाज के अंदर 19 to 20 इयर्स मीडियन एज बनती है। मे भी 20 इयर्स होगी मीडियन एज, वेरी यंग, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर। अर्बन में और भी जल्दी है। अब हमारे पास कानून मौजूद है जिसके बाद थोड़े अब बेहतरी आ रही है, एज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम एज में शादी हो जाती है अभी। तो जब आप जल्दी एज में शादी होगी, एडोलेसेंट की एज में, और आपकी खुराक भी कम होगी, तो आप सोचें कि एक तो खुद को उसने जिंदा रखना है इस पूरी इन्वायरमेंट में जिसमें जरासीम भी हैं हर किस्म के, जिसमें हर किस्म के पोल्यूटेंट्स भी हैं, ठीक है ना, पोल्यूशन के भी इशूज़ हैं। ये मल्टी डायमेंशनल इशू है खुराक का। उसके अंदर उसने एक बच्चे को भी अपने साथ ना खुराक देनी है। तो जो एक नई जनरेशन को उसके फीटस जिसे हम कहते हैं वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी सेहत। तो आप ये समझ लें कि एडोलेसेंट की न्यूट्रिशन जो है इसको बेहतर करने से अगली नस्ल की न्यूट्रिशन ठीक हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। समझे आप आने वाली नस्ल की एक्चुअली वो कर रहे हैं सारा टेक केयर। बेहतर नहीं कर सकते अगर न्यूट्रिशन बेहतर नहीं होगी तो। वेरी सिंपल। बिल्कुल, बहुत अच्छा समझा दिया। अच्छा, एक्चुअली अब इस पे फर्दर ये बताइएगा कि स्टेटस क्या है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह हम बच्चों को भी तो बहुत प्रोग्राम किए हैं, पता है एडोलेसेंट जो न्यूट्रिशन है पाकिस्तान के अंदर उसका स्टेटस है क्या? इसमें आप ये देखें कि पहली चीज़ तो ये है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास एडोलेसेंट की। सबसे पहला चीज़ जो हमें करनी है ना, एडोलेसेंट से जब बात करनी है, हम जब भी सर्वेस करते हैं ना, तो हमारे पास जो डाटा आता है ना वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आता है। यस, उनका तो है कि 40% हमारे स्टंटेड है। एक चीज़ जो आपने हाईलाइट करनी है वो ये करनी है कि जो हम 5 ईयर पे स्टॉप ना करें। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी ज़्यादा है, हमारी इन्फेंट 1 साल से कम उम्र के बच्चों की शरह बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जो न्यू बॉर्न है, नौज़ायदा जिसे आप कहते हैं, एक महीने से कम का, उसकी बहुत ज़्यादा है। 1 साल के बाद आपकी 5 साल का फिगर आता है। तो 1 मंथ न्यू बॉर्न न्यूनेट कहलाएगा, 1 ईयर इन्फेंट कहलाएगा, 5 ईयर का चाइल्ड कहलाएगा। इनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। इस पर बड़ा फोकस है हमारा न्यूट्रिशन का। लेकिन इसके बाद हमारा होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो एडोलेसेंट के ऊपर फोकस नहीं है। किस लिए नहीं है फोकस? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर एक शख्स 5 साल की 5वीं बर्थडे गुजार लेता है ना, तो फिर उसकी जो डेथ है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा अमवात पाकिस्तान में किसी की होती है ना, तो वो बर्थ के इमीडिएट आफ्टर होती है। न्यूनेट की होती है, अंडर 1 ईयर होती है और 5 साल। तो पब्लिक हेल्थ में हमें एक सेफ्टी मिल जाती है कि 5वीं सालगिरह इसने क्रॉस कर ली तो नाउ ही और शी विल बी सेफ। लेकिन ये पब्लिक हेल्थ के अंदर लाइफ की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन फोकस जो हमारी एक डाटा है स्पेसिफिकली फॉर एडोलेसेंट, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि 40 से 45% जो इस एज की हमारी लड़कियां हैं ना, जब हम उनके सर्वे करते हैं तो अब तो बल्कि 50% तक लोग कह रहे हैं आधी इस एज की खवातीन ऐसी हैं जिनको अनीमिया है। एनीमिया 50% फ्यूचर मदर्स को, हाँ, शदीद कमी खून की। अब आधी औरतें, पाकिस्तान की हिसाब लगा लें 22 करोड़ आबादी है, 11 करोड़ औरतें हो गई। 11 करोड़ औरतों का हाफ कर लें, 5.5 करोड़ औरतें इस वक्त ऐसी हैं। करोड़ों उसमें आप ज़ाहिर है वो एज वाली निकाल दें, 49 ईयर से ज़्यादा, 15 to 49 ईयर को हम कहते हैं वो जो रिप्रोडक्टिव एज की। लेकिन 10 से 19 साल की अगर आप फिगर लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये वो जिनमें से 15-16 साल के बाद चांसेस बन जाएंगे उनकी शादी के होने के, 17-18 साल में शादी हो जाएगी, उनके अंदर तकरीबन 40 से 50% के दरमियान फिगर है आयरन की कमी की। 80% जी विटामिन डी डेफिशिएंसी है। क्यों? इंडोर होती हैं। हमारे जो पुराने ज़माने के जैसे लाहौर के घर हैं, रावलपिंडी के अंदरूम जो घर है, वहाँ तो सूरज नहीं पहुँचता ना, और निचले पोर्शन में वो रहते हैं, सनलाइट नहीं है, मिल्क खालिश नहीं है, या बच्ची को मिल नहीं सकता, मिलता तो वो हम खुद आप देखें ना खालिश दूध ढूंढते हैं कहाँ पे हमें नहीं मिलता।
तो हम अल्टीमेटली को अल्टरनेट सोर्स ढूंढते हैं। लेकिन बिल्कुल। एक गरीब ख़ानदान में कौन रोज़ाना बच्ची को दूध पिलाएगा? आप सोचें, नहीं पिला सकते। अगर इस ह्यूज तादाद को एनीमिया हो या जिस तरह आयरन की विटामिन कमी डी हो या डेफिशिएंसी है, आयरन की है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? मसलन देखें, ये होने अगर मैंने- किसी बच्चा इस सबको फेस कर रहा है, बच्ची स्पेशली एडोलेसेंट, तो वो क्या कॉन्सिक्वेंस आप उसकी देखें- लाइफ में आप आएंगे? देखें कि एक जो वो औरत है, बच्ची है, अभी एडोलेसेंट है, उसकी 18 से 19 साल की उम्र में शादी हो जानी है। और आपको ये भी पता है हमारे कल्चर का कि 1 साल के अंदर अगर बच्चा पैदा ना हो तो लोग इलाज के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि यार ये तो उसके अंदर कोई मसला है। सो दे वांट इमीडिएटली आफ्टर दिस मैरिज दे वांट अ चाइल्ड। उस बच्ची का फ्यूचर ही डिपेंड उसके ऊपर करता है कि बेबी है नहीं। वो नए घर में गई है, अभी वो एडजस्ट भी नहीं हो सकी और आपने उसके ऊपर एक और कोशिश कर रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी तब है अगर वो बेबी, हाँ, तो डिलीवरी की। अब वो बिल्कुल पहला बच्चा है अगर, और वो यंग बच्ची है 19-20 साल की, और अगर वो एनीमिया का शिकार है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी का, और तो फिर क्या होगा? बहुत सारे हैं। ऐसी सूरत में क्या उस होगा? सूरत में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके के 100% चांसेस हैं कि तमाम तरफ से प्रेशर होगा प्रेगनेंसी का, शी कैन नॉट डिले ना, she cannot delay because decision maker आपको पता है फीमेल नहीं होती। the lady is not the decision maker। उस घर की कोई बड़ी खातून होगी लेकिन वो खातून नहीं होती। हस्बैंड होगा या मदर इन लॉ होगी या फादर इन लॉ होगा, मोहल्ले वाले भी होंगे। तो इसलिए आपने ये देखना है कि वो इमीडिएटली क्या करेगी। इमीडिएटली उसने प्रेग्नेंट हो जाना है। जब प्रेग्नेंट होगी तो उसका क्या एक खुद है और एक उसके अंदर एक बच्चा भी, एक नई जिंदगी उसके अंदर जो है ना वो जन्म ले रही है, और उसकी ठीक ठाक किस्म की, क्योंकि उसने सर्वाइव करना है, उस छोटे से फीटस ने बड़ा होना है और 9 मंथ्स तक उसके साथ रहना है। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी भी और उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आयरन की, कैल्शियम की और तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। फॉलिक एसिड है, जिंक है, आयरन है और बेतहाशा किस्म के मैग्नीशियम, जो उस बच्ची को पहले नहीं मिला वो इरिवर्सिबल हो जाता है या उसको उस पे भी नहीं, इरिवर्सिबल थोड़ा एज में होता है, लेकिन एटलीस्ट उस बच्चे के लिए तो बड़ा खतरनाक है ना। बच्चे के पास तो बहुत थोड़ा टाइम है, यू नो, द इनिशियल फ्यू मंथ्स आर इम्पोर्टेंट, जिसमें वो बन रहा होता है। तो अगर शुरू के अंदर, और वो उस बच्ची का भी पहला तजर्बा है, पहला बच्चा उसका हो रहा है, वो भी इतनी नॉलेजेबल नहीं है। और एक और आप चीज़ देखें, हमारे यहाँ पे एंटीनेटल करवाने की, जो एक प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप करवाना है, उसकी भी इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है। 1 या 2 एंटीनेटल करवाते हैं, हमें 4 से 8 करवाने होते हैं। 4 हम अभी रख रहे हैं, WHO ने कह दिया 8 करवाने चाहिए। 9 महीने की प्रेगनेंसी में 8 विजिट एवरी मंथ, नहीं, टोटल 9 मंथ्स में 8। ठीक, तो तकरीबन 1 महीने में 1 बन जाएगा। शुरू में आप गैप से करेंगे, आखिरी महीनों में तो 15 दिन के बाद चेक करवाना है। हमारे यहाँ कैसे करवा सकते हैं? तो वो चेक की क्यों जरूरत होती है कि क्या उसमें बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, दोनों के कि लिए उनका यही स्टेटस चीज़ें चेक करने के लिए कि उसका स्टेटस क्या है, हालत क्या है, एनीमिया की या बाकी चीज़ों की मेडिकेशन दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वही मेरा सवाल वहीं पे है कि अगर फिर कॉन्सिक्वेंस होंगी क्या? ये तमाम डेफिशिएंसीज थी उनको, उस बच्ची को बेबी आ गया, अब किस तरह का बेबी पैदा होगा? अब आप देखें, एक तो प्री मेच्योरिटी बेतहाशा है। प्री मेच्योर का मतलब है कम उम्र का बच्चा पैदा हो जाना, तो 9 मंथ से पहले पैदा हो गया। बड़ी वजह ये होती है, उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह एक माँ की न्यूट्रिशन है, उसकी जो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो रह रहा है, यूट्रस में ना, बच्चादानी के अंदर जो बच्चा है ना, वो सारी माँ की इन्वायरमेंट में रह रहा है। अगर माँ सेहतमंद है ना तो बड़ा कम चांस है प्री मेच्योरिटी का। अच्छा, माँ अगर न्यूट्रिएंट देखें, न्यूट्रिएंट्स ने ही बच्चे को कंप्लीट करना है ना, तो बच्चा अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इंट्रा यूट्राइन डेथ, अंदर बच्चा पैदा होते हुए अंदर उसकी डेथ हो जाती है। उसके पीछे भी न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। एक कॉन्सिक्वेंस सर ये है कि उनकी बच्चे की खुदा न खासा डेथ हो सकती है। दूसरा कम एज में पैदा हो जाएगा, और तीसरे में कम वजन। तो डॉक्टर साहब, ये जो आगे मुख्तलिफ लोगों के रोल्स की पे बात कर दी आप लोगों ने, क्या फर्दर इसकी क्या फाइनल कोई आपकी कुछ फ्यू और रिकमेंडेशंस हैं, इंटरवेंशंस हैं जिससे इसको बेहतर किया जाए? इसमें एक तो आपने जिस तरह कहा गवर्नमेंट का, मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट इसमें काफ़ी कुछ अभी करना शुरू हुई है पिछले कुछ सालों में। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मैं जब पब्लिक हेल्थ कर रहा था उस वक्त इतना बड़ा, 2002 में मैंने जब किया था उस वक्त इतना फोकस नहीं था। अभी ये हाईलाइट हो गया है। अब आप, मैं और आप बैठ के मीडिया में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इस पे बड़ी बात करते हैं, जब वो अपोजिशन में भी थे बात करते थे न्यूट्रिशन। बिल्कुल, तो आप ये देखेंगे ये चीज़, इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब गवर्नमेंट और कम्युनिटी मिल के कुछ करेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। कम्युनिटी को साथ मैंने खाना खाना है, मैं अगर नहीं चेंज करूंगा अपनी आदतें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इसी तरह मेरे घर में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने आगाही देनी है, इसके जो मुज़र असरात हैं उनके बारे में लोगों को बताना है, और सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। देखें, हमने भी नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे किया 2018 में, उसमें हम शायद ये समझते थे उससे पहले तक कि हमारे शायद क्वांटिटी का मसला है, क्वांटिटी ऑफ फूड ना, दैट इज़ वन रीज़न। एक इशू है हमारे यहाँ। आपने खुद कहा कि एक रोटी मिल जाए किसी को तो वो खुश हो जाता है कि रोटी मिल गई है। गरीब के लिए तो रोटी बड़ी चीज़ है, लेकिन सेहत के लिए ना, न्यूट्रिशन की ग़िज़ाइयत के लिए आपको ना, आप लोगों को ये बताएं और आप ख़ुद भी प्रमोट करें। हम इसको कहते हैं फूड ग्रुप्स।
डिफरेंट किस्म के फूड ग्रुप्स हैं जो आपकी एक खुराक में शामिल होना चाहिए। आपने भी खाना खाना है, मैंने भी खाना खाना है। मेरी कोशिश ये हो कि ये जो 5-6 किस्म के मशहूर फूड ग्रुप्स हैं ना वो ज़रूर मौजूद हों। मिसाल के तौर पे सब्जियों में से कुछ ना कुछ जो भी सस्ती सब्ज़ी है ना वो उस टेबल पे मेरे उस दिन शामिल हो। सब्जी तकरीबन एवरी डे। अच्छा, ये आप एक ग्रुप बनाएं। हाँ, फूड ग्रुप है, उसको आप कहें माई प्लेट। आप गूगल में लिखेंगे माई प्लेट, आपको प्लेट निकल आएगी। इसका मतलब ये है कोशिश करनी है। मतलब मुमकिन तो नहीं है, लेकिन कोशिश। 3 दफा खाना खाते हैं ना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना है, ये नॉर्मल हमारे घर में 3 दफा। इसमें क्या हो, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सबके लिए। इन तीनों माई प्लेट इज वेरी इंटरेस्टिंग। माई प्लेट जो है ना वो आपने बताना है लोगों को, अपनी प्लेट में देखना है। तो वो हमें बताएं आप क्या सब्जी पड़ी है। सब्जी का मतलब है सैलेड, ठीक है ना, खीरा है या कुछ टमाटर ना है कुछ या वेजिटेबल या कुछ ये जरूर हो के फॉर्म में उसको सलाद की सूरत में आपने रख लिया। फ्रूट मैं ये नहीं कह रहा अनार खाएं, मैं कह रहा हूँ जो मौसम का फ्रूट है यार, अभी आजकल तरबूज है, खरबूजा है, ये फ्रूट है, ठीक है ना। तो फ्रूट में से कुछ आ गया खाने में, माई प्लेट में होगा साइड पे, ठीक है ना। आप प्लेट बन रही है ऐसी। हाँ, आप देखें एक है जी, आपने ये गूगल में लिखना है माई प्लेट और इमेज क्लिक करना है, आपको प्लेट बनी हुई आ जाएगी। वो ये कहते हैं, और ये दुनिया में लेटेस्ट फिनोमेना है न्यूट्रिशन का, मेरे और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी ये कुछ साल पहले सीखा है न्यूट्रिशन के साथ काम करके। वो कहते हैं जी ज़रूरी जनास है ना, ज़रूरी जनास हमारे यहाँ कौन सी है, गंदम है, चावल है। लोग बाकी जगहों पे वो कॉर्न यूज़ करते हैं, ये क्या है, हमारे यहाँ गंदम ज़्यादा है। जो क्या है मकई दुनिया में, हमारे यहाँ पे ज़्यादा क्या है, चावल और गंदम, बाजरा, जौ वगैरह, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो वो एक हिस्सा आप करेंगे इन ज़रूरी जनास का, एक हिस्सा आप करेंगे फ्रूट का, एक हिस्सा आप करेंगे वेजिटेबल का, एक हिस्सा आप करेंगे डेयरी का। अब डेयरी में गांव में तो मेरा ख्याल है दूध होना चाहिए। मतलब एक सिंपल सी बात है कि अगर एक गरीब खानदान है तो उसके लिए लाइफ स्टॉक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बकरी रख ली या कोई चीज़ रख ली। और आजकल इस पर बड़ा फोकस हो रहा है कि हम इन लोगों को कहें कि ये अपने घर में वो रखें चीज़ें। सो एक आपका हो गया वो डेयरी प्रोडक्ट्स, एक है मीट। अब मीट में ज़रूरी नहीं है कि आपने दुम्बा खाना है, मीट में ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना वो बीफ खाना है, मीट में ज़रूरी है फ़िश खाएँ अगर अब आपके इलाके में फ़िश मिलती है तो। और एक यहाँ हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है जी, ये इन गर्मियों में फ़िश नहीं खानी, गर्मी अजीब सी बात आ जाएगी। नहीं, ये चीज़ें आपने कोशिश करनी है और एक्सपेंसिव नहीं है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट दैट मेक्स इट माई प्लेट ना। अच्छा, उसमें इसका मतलब ये हुआ कि आपने फ़िश भी रखनी है, मीट भी रखना है, कुछ इनमें से कोई एक ज़रूरी जनास आपने रखनी है। रोटी ज़ाहिर आपकी होगी ना, चावल होंगे या रोटी होंगे, रोटी नहीं खानी कि 3 रोटियां खा ली और सोना। यही तो डेंजरस है हमारे यहाँ पे। अच्छा। बहुत सारे जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं और आप हम क्या करते हैं, शोरबे वाला ठीक ठाक किस्म का सालन डालते हैं। अच्छा, उसमें ऑयल होती है जो कि यूजुअली फैट इज इंपॉर्टेंट, मैं बताऊँ आपको, फैट भी। लेकिन आप कह रहे हैं 3-4 रोटियां खाना और सालन के साथ, उसके मुकाबले में आप सैलेड खाएं, फ्रूट थोड़ा सा खा लें। हाँ, और ये इसको आप करें, जस्ट डाउनलोड एंड सोशल मीडिया में बताएं, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं जी, हम इसी में शो कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसने दुनिया के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश किया। मैं खुद कंसर्न होता हूँ, मैं उसे कहता हूँ यार थोड़ी सी अगर, अच्छा डेयरी प्रोडक्ट मजे की बात बताऊँ, मैं अगर कुछ खा रहा हूँ ना तो मुझे दूध तो पसंद नहीं है तौर पर, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद इस उम्र में, और रोटी के साथ तो कोई नहीं खाएगा ना। मैं योगर्ट ले आता हूँ, मैं थोड़ी सी 2 चम्मच जो है ना दही साथ रख दो, मेरी प्लेट कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैंने खीरा भी रखा हुआ है, टमाटर भी रखे हुए हैं, प्याज भी रखे हुए हैं। अच्छा, महंगी चीजें किसी सीजन में उतार चढ़ाव होता है ना। हमारी टीम सिर्फ दिखा भी रही है माई प्लेट, अच्छा, तो विजुअली दिखा भी रहे हैं चीजें। अच्छा, सिर्फ ये जो चीजें क्या ये एक्सपेंसिव तो नहीं, समझने वाले को ये लगेगा कि हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में एक्सपेंसिव। रूरल एरिया के लिए तो बेस्ट है ना, रूरल एरिया में तो घर की सब्जी है आपके, और शहरों में हमने पता क्या रिकमेंड कर दिया, किचन गार्डन। यार आपके पास अगर 5 मरले का भी घर है ना तो किचन की बैक साइड पे ना आप गमलों में लगा सकते हैं ये चीजें। हम नहीं करते एफर्ट, पता है, हम सोचते हैं बेसिकली, हम सोचते हैं चलो वो ना भी हो, लेकिन ये माई प्लेट वाला आइडिया आपके घर में मुख्तलिफ किस्म की चीजें लग सकती हैं। अच्छा, सस्ता फ्रूट हर सीजन में होता है ना, इस दौर में अगर आप माल्टा मांगेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा ना, और अगर सर्दियों में आम मांगेंगे महंगा मिलेगा। आपका मकसद है कि ये एलिमेंट्स हों, ये जो इसके बगैर आपके अंदर, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव लेके आएं। एडोलेसेंट्स जब जाते हैं और रोटियों के कॉन्सेप्ट से निकलें, ऑनेस्टली मैं बहुत रोटियों के ऊपर फोकस होता है। इंटरेस्टिंग जी, बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस आई और इसके ऊपर हमारी फर्दर डिबेट भी आपसे हमेशा आपको बॉदर करते रहेंगे, क्योंकि ये लेमैन को समझाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सपर्ट्स को। और मुझे तो ये जो मैंने माई प्लेट वाला करना है, बस माई प्लेट वाला जो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। नहीं, बिल्कुल करें, घर में भी मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी करें और लोगों को बताएं। ये एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ये लोगों के अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट। It's the choice. It's not the money. आपने जरूर ऐसा बनाना है, ना नेसेसिटी के बहुत। मैंने पहले कहा कि यार आप कह दें किसी को, जिस तरह हमारे यहाँ पे कई डॉक्टर्स हैं गायनी में, अगर ये आपकी माई प्लेट लोग लेना शुरू करें, अनार खाएं, तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई हम खुद नहीं अनार खा रहे इस दौर में, अंगूर खाएं। मतलब ये नहीं है,
मौसम जो का फ्रूट, और पता है मौसम का हदीस है, फ्रूट शामिल हो। हदीस है कि जिस मौसम में जो फ्रूट हो वो रोज खाया करो। डॉक्टर साहब आपने तो माई प्लेट का जो है ना बड़ा वो हाँ, कर दिया, बहुत लेकिन माई important। प्लेट के लेने से रेगुलरली क्या होगा? देखिए तमाम Let's say जो adolescent लेते हैं, देखें जिनके ऊपर हम देखें बात दो कर रहे तरह हैं। की चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैं ख्याल है बड़ा सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो आपको और मुझे पता है, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, वो कहते हैं ना ये जी ये कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, स्टार्च खा रहा है, ये फैट खा रहा है, ठीक है ना। तो ये 3-4 बड़े बड़े मैक्रो लेवल पे हम इसको पढ़ते हैं और टाइप ऑफ फूड के हिसाब से मैक्रो करते हैं। हमें नहीं पता इसके अंदर क्या कुछ है, वो मुझे और आपको भी नहीं पता, क्योंकि हम न्यूट्रिशन के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। मैं पब्लिक हेल्थ का स्पेशलिस्ट हूँ, आप मीडिया से हैं। तो ये जो 5 प्लेट का कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है बॉडी की तमाम डेली ज़रूरियात के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आप सिर्फ एक शादी पे जाके सलाद खाते हैं, हमारे भी आदत है लोगों को कि शादी में जाते हैं, सबसे पहले सलाद डालते हैं, उसके बाद फिर 4-5 बोटियां और फिर वो चावल और फिर खाते हैं। घर में कभी सलाद नहीं खाएंगे, कहीं से मुफ्त ही मिलेगी तो खाएंगे, ये एफर्ट नहीं करते। ये आपने कभी नोट करें, कभी इंटरेस्ट नहीं है। अब घर और सलाद इज़ वेरी चीप, मतलब ठीक है आप जाके किसी हाई फाई स्टोर से ना खरीदें, तो गांव में तो मेरा ख्याल है ये चीजें आप ये अज्जा इसका हिस्सा बनाएं। है, पहाड़ी मिर्च है, हरी मिर्च है, टमाटर है, घर में यार अवेलेबल है। आगे बढ़ने से पहले तो और क्या इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, उनकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी और आपकी ब्रेन की ग्रोथ जबरदस्त। देखें न्यूट्रिएंट ब्रेन को सबसे ज्यादा तेज करते हैं। ये जो, और इसमें नट्स भी हैं माई प्लेट में, पता है आपको? नट्स का मतलब मूंगफली भी हो सकता है, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग बादाम, आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि बादाम खाएं, वो कहते हैं नट्स हो, ग्राउंड नट्स। मूंगफली हमारे पास मौजूद है, चना हमारे पास मौजूद है, ये सब चीजें मौजूद है ना हमारे पास। ये ब्रेन की ग़िज़ा। डिफरेंट माई प्लेट्स हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ आपकी उस कन्वर्सेशन के ऊपर। दैट इज द थिंग। तो आप कह रहे हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो सिर्फ इसी खुराक के अंदर पूरी माई प्लेट से पूरी हो सकती है, जिसकी वजह से बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए न्यूट्रिशन जो है ना, वो इटसेल्फ बीमारी तो है ही, लेकिन वो बीमारी क्या है, कमजोरी हो जाएगी नका। न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा मसला ये है, न्यूट्रिशन अगर कम होती है तो बीमारियों के बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी खत्म हो जाती है आपकी। सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि इसके लिए कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ कुछ डिफरेंट अज्जा जो है वो ऐड करनी है, अंदर ही ऐड करना, प्रैक्टिस बनानी है, उसकी हैबिट बनानी है। बिल्कुल। और बच्चे को अगर ये दिखाएं कितनी खूबसूरत लगती है, आप दिखा रहे होंगे, दिखा रहे हैं, साथ साथ दिखा रहे हैं। ठीक, प्रोफेसर चलते हैं आप जिस उस इदारे को जिसको आप हेड कर रहे हैं, वाइस चांसलर हेल्थ सर्विस एकेडमी, क्यों बना, ऑब्जेक्टिव, मैंडेट, कब, थोड़ा सा इसको। अच्छा, इसमें यह है कि जी हेल्थ सर्विस एकेडमी का मैं करंटली उसके डीन के तौर पे काम कर रहा हूँ, और पिछले दिनों हमारे जो वाइस चांसलर थे उनकी एक इंटरनेशनल असाइनमेंट आ गई तो उनको जाना पड़ा, तो आई हैव बीन असाइंड एज अ एडिशनल चार्ज ऑफ दिस एक्टिंग चार्ज ऑफ दिस वाइस चांसलर एज वेल। लेकिन मैं इस इदारे के साथ पिछले कोई आप समझ 2007-8 से ना मैं इसके साथ मुंसलिक हूँ। ये बना था 1988 में, और जिस तरह आप ये सुनते हैं ना सिविल सर्विसेज अकेडमीज, जहाँ पे ये मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है हमारे सरकारी अफसरान को, ब्यूरोक्रेट्स को, हाँ बाबू सर, ये उसी की तर्ज पे एक बनाया गया था डॉक्टरों की ट्रेनिंग का इन सर्विस इदारा। तो इट इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टू ट्रेन डॉक्टर्स, हाँ डॉक्टर गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में बिल्कुल। तो वो जो कि बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो ये फेडरल था, और फिर इसकी लिंकेजेस बनी, बाकी प्रोविंशियल्स के साथ भी इसकी लिंकेजेस बनी है, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इंटरनेशनल पार्टनर्स ने इसको सपोर्ट किया है। तो आप ये जहन में रखें कि ये बना इन सर्विस के लिए था, लेकिन बाद में ये हुआ कि चूंकि हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है, आपको पता है पाकिस्तान, तो हमें उनकी भी नीड का एहसास करना था। तो 1996 में ना हम काजिज़म यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हो गए और हमने मास्टर्स प्रोग्राम शुरू कर दिया पब्लिक हेल्थ का। सो पाकिस्तान के जो चंद पायनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, टॉप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं पब्लिक हेल्थ के, उनमें इसका शुमार होता है, और शुरू में करने वाले जो पब्लिक हेल्थ के इदारे हैं उनमें ये बना। और हमने MPA शुरू कराया जो कि 1 साल का था, और उसके बाद ये 2007-8 में 2 साल के MS में कन्वर्ट हो गए। अब हम कराते हैं MPhil के इक्विवेलेंट है MS इन पब्लिक हेल्थ। दरमियान में इसी 2007-8 के बाद हमने PhD भी ऐड कर ली है, तो हम PhD पब्लिक हेल्थ भी करा रहे हैं। हमने 4-5 बैच गुजारे हैं जी हेल्थ इकनॉमिक्स के, MS के। हमने ये जब डेंगू आया तो HSA वाहिद इदारा था पाकिस्तान का जिसने मेडिकल एंटोमोलॉजी में लोगों को ट्रेन किया, जिसका मतलब है डेंगू कंट्रोल, मेडिकल एंटोमोलॉजी एंड डिजीज कंट्रोल में हमारे बंदे ट्रेन हुए जो मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग हमने करवाई। और डेंगू लोग अब लगता है कोविड आने के बाद लगता है डेंगू था ही नहीं, शायद जाहिर है वो आइसोलेशन हो गई है, वो सारा कुछ हो गया, बहुत सारे फायदे हुए। तो वो हमने किया। फिर हमारे पास फेलोशिप है कम्युनिटी मेडिसिन की जो होती है, उसकी हमारे पास रेजिडेंसी पार्ट 2 हमारे पास लोग करते हैं आके ट्रेनिंग। सो पब्लिक हेल्थ के तमाम शोबों में इसमें काम होता है। MNCH के शोबा है, एनवायरनमेंट का शोबा है, हेल्थ सिस्टम का शोबा है, पब्लिक हेल्थ का, मैनेजमेंट का, ये सारे शोबे हैं। डेंगू की बात की कि डेंगू के
ऊपर आप लोगों ने बहुत कहा। जी। तो कोविड एक पेंडेमिक आ गया दुनिया भर के अंदर, उसमें भी उसमें कंट्रीब्यूशन था आपकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एसएसएस एकेडमी की टेक्निकल है। आपने मुझसे पूछा था इसका रोल और मैंडेट क्या। 3 मैंडेट हैं जी इसको, जो लॉ के तहत हमें मिले हुए हैं, एक्ट के तहत। हमारा 2002 का एक ऑर्डिनेंस था जो एक्ट बना था, और उसके बाद हमारा 2018 में ना हेल्थ सर्विसेज एकेडमी स्ट्रेंथनिंग का एक एक्ट बना। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने हमें ऑटोनॉमी दी, और हम यूनिवर्सिटी के लेवल, आप कहते हैं उसको DAI, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है, हम अपनी डिग्री खुद देते हैं। तो ये 2018 में एक्ट बना था, तो ये हमारा हाई HEC के अंदर हमारा नाम आ गया। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इज लिस्टेड अमंग द हायर एजुकेशन कमीशन। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल होती थी पहले, और अभी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है। इनके साथ हमारे जो कहते हैं टेक्निकल कोलैबोरेशंस हैं। तो आप ये देखें कि हमारा जो असल काम था ना, वो 3 तरह के, हमें एक्ट ने हमें 3 तरह का काम दिया। एक है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग 2 तरह से हम करते हैं। एक है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है MPhil करवा रहे हैं, MPH करवा रहे हैं, MSc करवा रहे हैं, PhD करवा रहे हैं, ठीक है ना, पब्लिक हेल्थ में। और एक है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। एक ट्रेनिंग 3 दिन की भी हो सकती है, 2 दिन की भी, 1 महीने की भी, 2 महीने की भी। अब हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज भी मिलेंगे, लॉन्ग कोर्सेज भी मिलेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, जो आप ट्रेनिंग वगैरह है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि PhD डिग्री अवार्ड तक करते हैं, तो उसमें हर कोई आ सकता है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, किस तरह के लोग आ सकते हैं आपके पास? सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है। हमारी प्रेफरेंस होती है कि पहले गवर्नमेंट को अकोमोडेट करें, क्योंकि सरकार का बनाने का मकसद यही था इस इदारे को कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर अच्छे मैनेजर्स मिलें। लेकिन चूंकि अभी गवर्नमेंट के अस्पतालों के साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद प्राइवेट सेक्टर की भी आ गई है, तो हमारा एक फ़र्ज़ है कि पब्लिक हेल्थ में हम प्राइवेट लोगों को भी ट्रेन करें। सो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे जो मैंडेट हैं वो 3 तरह के हैं। एक मैंडेट है हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का। कैपेसिटी बिल्डिंग हम 2 तरह से करते हैं। एक है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, जिसमें PhD से लेके 1 साल तक का डिप्लोमा आ जाता है। तो 1 साल से लेके 5 साल तक के हमारे प्रोग्राम्स बन जाते हैं। तकरीबन 4-5 साल लगते हैं किसी को PhD कंप्लीट करने में। फेलोशिप करने में भी 4-5 साल लग जाते हैं। MS 2 साल का होता है। एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जो 1 दिन पे भी हो सकती हैं। 1 दिन की ट्रेनिंग से लेके 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं। सो यू कैन से शॉर्ट कोर्सेज एंड लॉन्ग कोर्सेज। ये हमारा एक एरिया है कैपेसिटी बिल्डिंग का। दूसरा एरिया है रिसर्च। रिसर्च में इस वक्त हेल्थ सर्विसेज एकेडमी तकरीबन जितनी डेंगू की जो शुरू से लेके जिस दिन से डेंगू हुआ है, 26 फरवरी 2020 को पहला केस पाकिस्तान में आया था, तो उस पर हेल्थ सर्विसेज एकेडमी की टीम शामिल थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ। पहले दिन से लेके आज तक डेली मैं खुद NCOC की मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। मेरे से पहले जो पिछले VC साहब से, ही वाज रेगुलर इन द NCOC मीटिंग। तो टेक्निकल काम होता था ना रिसर्च का, लाइक हमने सीरो प्रेवलेंस सर्वे किया, कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ हैं। हमने आइसोलेशन जो थे सेंटर्स उनकी असेसमेंट्स की, हमने क्वारंटीन सेंटर्स को देखा। एंटीबॉडीज का बात करें कोविड की, क्योंकि मैं कोविड में हमारा पहले दिन से गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कोलैबोरेशन है, और उसमें DHO जो हमारे हेल्थ के हैं इस्लामाबाद के, और जो बाकी जो जितने भी लोग हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, उनके साथ मिलके गाइडलाइंस आपने देखी होंगी बहुत सारी बनी हैं। तो आप अगर गाइडलाइन कोई भी डाउनलोड कर लें, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ हमारी पार्टनरशिप है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और हेल्थ सर्विसेज एकेडमी दोनों की कोलैबोरेशन पे आपको बैक साइड पे आपको हेल्थ सर्विसेज एकेडमी लिखा हुआ नजर आएगा। सो 150 के करीब गाइडलाइंस बन चुकी हैं पाकिस्तान में कोविड के ऊपर हर तरीके की। तो गाइडलाइंस जब भी से पार्टनर था, कुछ HSA पार्टनर जी जी, उसमें टेक्निकल वैक्सीनेशन के ऊपर भी होता है। वैक्सीनेशन की भी हमारे गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर हम पार्टनर हैं। जो हमारे पिछले VC थे, ही वाज द हेड ऑफ द वैक्सीन कमेटी, ही वाज चेयरिंग द वैक्सीनेशन कमेटी कोविड की। अच्छा, जो अभी बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन भी बन रही है NIH के अंदर, उसके अंदर ये है कि वो चूंकि टेक्निकली टोटली NIH का है, लेकिन उसके ट्रायल जब हुए थे तो उसमें हेल्थ सर्विसेज एकेडमी वाज पार्टनर। जो ट्रायल हुए थे उसके अप्रूवल के लिए, उसके बाद हमने उनकी एंटीबॉडी लेवल्स चेक की और ट्रायल की सक्सेस को देखा, मतलब वो ट्रायल भी थी। इसके अलावा ये तो कोविड की बात होगी ना, कोविड में तो फुली वी आर पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वी आर मेंबर इन मैनेजमेंट। इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अगर कोई रिसर्च होती है पाकिस्तान में, हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के साथ पार्टनरशिप में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा का ग्लोबल हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो आप जाएंगे इस पे वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा कनाडा का जो पाकिस्तान में कैंपस है वो हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में है। ग्लोबल हेल्थ पे वो काम करते हैं। हार्वर्ड के हमारे साथ कोलैबोरेशन है, ऑक्सफोर्ड की हमारे साथ कोलैबोरेशन है, बर्थ कोहॉर्ट स्टडी है कैम्ब्रिज की, लिवरपूल यूनिवर्सिटी। सो वी हैव अ ह्यूज पार्टनरशिप। WHO हमारा पार्टनर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान उनके रैप, और हम आपस में बहुत सारे कंबाइंड प्रोग्राम अभी हम शुरू करने लगे हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का पाकिस्तान में पहली बार डिप्लोमा, जिसमें बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन करेंगे हम। तो यहाँ वो WHO के साथ पार्टनरशिप में। फैमिली मेडिसिन जो GP होते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं थी प्रॉपर, ठीक है ना, वो हमने शुरू कराई है। उसमें रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी और हेल्थ सर्विसेज एकेडमी दोनों मिलकर वो WHO के साथ GP की ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनीथिंग अपकमिंग या जिस आप चुके हमारे यहाँ ये है कि चूंकि इस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा फोकस आ रहा है ना, सेहत सहूलत प्रोग्राम पता है ना आपको एक्सपेंड कर रहा है, तो सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए हमने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं।
तो उसमें जो जर्मन है हमारी जीआईजी के साथ मिलके हमने कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए थे हेल्थ इंश्योरेंस मैनेजमेंट के। अच्छा, हम उसको सेहत सहूलत प्रोग्राम कहते हैं पाकिस्तान वो में। इंश्योरेंस है जो गवर्नमेंट दे रही है हर जगह पे, सेहत सहूलत कार्ड, जो कार्ड सेहत कार्ड आमतौर पे वो अभी 31 दिसंबर 2015 को आपने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने बार बार इसका ऐलान भी किया है। पंजाब में इट इज़ गोइंग 100%, सबके दिए जा सबके कैपिटल में भी केपी में सुना हो गया हुआ है, यहाँ पे भी होगा। सो ये वी आर गोइंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ नहीं, कवरेज। इसमें आपका क्या रोल होता है? ये है कि आपकी इसकी जो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसकी जो रिसर्च है वो अच्छे से ने की है। ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बेसलाइन सर्वे हुआ था। देखिए आप एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, ये तो आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम से पहले आपको क्या ग्राउंड जीरो टेस्ट नहीं करना कि इस वक्त क्या हालात हैं, ताकि आप कल को ये कह सकें कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल था या नहीं था। सो मैंने अगर कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है तो पहले मैं बेसलाइन करूंगा ना कि इस वक्त बगैर प्रोग्राम के क्या हालात हैं। वो अच्छे से ने किया। जब कोई पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, हमने बेसलाइन किया पाकिस्तान में। तो ये जो सेहत कार्ड, आम लफ्जों में लोग इसको सेहत कार्ड के नाम से, सेहत कार्ड जब लॉन्च हो गया उसका हमने मिड लाइन असेसमेंट भी की प्रोग्राम के दौरान, मिड लाइन। और अभी हमने एक प्रोसेस में जा रहे हैं, इसकी एंड लाइन एवेल्युएशन भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक बहुत से लोग बातें कर रहे होते हैं, जिन लोगों को सेहत कार्ड मिलता है, कि हर जो हेल्थ सेंटर है या जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े नाम हैं वो एंटरटेन नहीं करते उनको उस तरह। इसमें बड़ा हमने मीडिया के ऊपर भी हाईलाइट किया है। डेजिग्नेटेड सेंटर होते हैं, डेजिग्नेटेड सिलेक्टेड सेंटर होते हैं, उनकी लिस्ट दी जाती है, क्योंकि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है ना, तो लोग खुद पढ़ नहीं सकते। शायद एक वजह ये भी है। जिसके पास सेहत कार्ड है वो कहाँ से लिस्ट देके उसने कहाँ जाना है? डेजिग्नेटेड सेंटर, वो उनको साथ एक पूरा पैकेज मिलता है कार्ड के साथ। वो अगर उसको संभाल के रखें कागज़ को, तो वो उसके ऊपर नाम लिखे होते हैं उस शहर के तमाम। और एक और मैं अगर मज़े की बात बताऊँ, ये पाकिस्तान में तमाम पूरे पाकिस्तान में हंस के अस्पताल मौजूद हैं। पेशावर वाला इस्लामाबाद में इलाज करवा सकता है, इस्लामाबाद वाला पेशावर में इलाज करा सकता है। इंटर प्रोविंस पोर्टेबिलिटी है। नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। सेहत कार्ड अगर लेट्स से राजनपुर में किसी के पास है और वो यहाँ आया हुआ है, इस्लामाबाद आ जाए, वो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, हाँ एंटरटेन करना पड़ेगा उनको। जो डेजिग्नेटेड हैं हॉस्पिटल, वो एंटरटेन करेंगे। हाँ, ये नहीं है कि उस सूबे में हो या उस जिले में हो, क्योंकि कहीं पे भी हो और वहाँ कुछ इशू हो सकता है, वो है। लेकिन उसकी लिस्ट है और वो एक्सपैंड हो रही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना। हाँ, आपकी जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये उस वक्त था तो हमने शुरू में ना सिर्फ जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे ना लोग, उनको कार्ड दिया था। अब वो सिलेक्टेड लोग थे, मतलब 1 लाख 2 लाख होंगे, इस्लामाबाद में लाख होंगे 22 लाख में से। अब हम कह रहे हैं बात सारे के सारे पंजाब के हर शख्स की। तो जब ये यूनिवर्सल हर किसी का, हाँ 11 तो फैमिली हेड को मिलता है, 11 करोड़ लोग हैं ना, तो इसमें तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ 90 लाख फैमिलीज हैं। वही मैं कह रहा था, 29 मिलियन फैमिलीज पंजाब की, 29 मिलियन फैमिलीज को ये कार्ड मिलेगा। 3 करोड़ जो फैमिलीज, हाँ इन 3 करोड़ फैमिली को जब मिलेगा तो फिर सोचें, फिर उस वक्त तो ये हमें कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा लोगों को देना पड़ेगा ना, कम तो नहीं होगा हर हॉस्पिटल जो होगा। लेकिन हॉस्पिटल भी खुद नहीं चाहते कि उनका बिजनेस है, जाहिर है वो तो बहुत बड़ा बिजनेस है प्राइवेट का भी, और गवर्नमेंट को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा ना। गवर्नमेंट वालों को भी हम फंडिंग करेंगे एक्स्ट्रा अगर वो काम करेंगे इसके साथ, ये भी एक एडवांटेज है उनको। एक तो उनको ये बड़ा इंटरेस्टिंग टू नो कि सेहत कार्ड के पीछे आप लोग हैं, ये पूरा एक प्रोग्राम रख लें, एक शो बनता है। डॉक्टर फैसल रफाक हैं, उनको बुलाएंगे साथ। और हम एनीथिंग एल्स जो एचएसए पे आप कहना चाहें, और फिर मैं कंक्लूड करूंगा। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोविड ने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कराया दुनिया को पब्लिक हेल्थ की इंपॉर्टेंस का। पब्लिक हेल्थ क्या है कि अपनी सेहत को पहले से बेहतर करना ताकि बीमारी का चांस ना हो, अपनी सेहत को प्रोटेक्ट करना कि जो बीमारी के आसपास से गुजरें तो आपको ना लग जाए, बीमार हों तो फ़ौरन इलाज कराना, और इलाज कराने के बाद भी कुछ ख्याल करना। तो हम कहते हैं प्रमोट, प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड मेंटेन हेल्थ। ये 4 फंक्शन हैं। इन सब के लिए हम सब को ना कुछ अपनी अवेयरनेस इंक्रीज करनी है, और डॉक्टरों की हमने बहुत सारी जो कहते हैं ना प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ जाना है। देखिए, बीमार होने के बाद इलाज कराने का वो फायदा नहीं है जो बीमारी से बचने में है। आप अगर बीमार हो गए, फोकस है आपका कि बीमारी से बचें, प्रिवेंशन बच जाएं ताकि वो आए ना। डेंगू का कोई इलाज नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट से सबसे बेस्ट ये है कि प्रिवेंट करें अगली फर्दर स्प्रेड। कोविड का कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, वैक्सीनेशन किस लिए कर रहे हैं? प्रिवेंट करने के लिए। और भी बहुत तरीके हैं प्रिवेंट करने के, वैक्सीन इज वन। एज एन एक्सपर्ट आप ज्यादा कहते हैं कि ज्यादा हमारी फोकस नहीं है अभी, हमारा फायर ब्रिगेड एक्शन है हर चीज में। ब्लड प्रेशर हो गया तो इलाज कराएंगे, शुगर हो गई तो इलाज कराएंगे। किसी ने हार्ट अटैक और डायबिटीज के लिए कल्चर, लाइफस्टाइल, बिहेवियर चेंजेस जो बचपन से हमें किसी ने सिखाई नहीं होती, शायद ये वजह स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। प्रिवेंशन आप कहते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फोकस है। बिल्कुल सर। अगर लास्ट कमेंट जहां से हमने शुरू किया था कि एडोलेसेंट न्यूट्रिशन के ऊपर एनी अच्छा, इसमें मेरा ख्याल ये है कि एडोलेसेंट न्यूट्रिशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो है ना स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन को फर्दर प्रमोट करें, क्योंकि मेरा ख्याल है उस्ताद की बात बच्चा मानता है। माँ बाप के साथ फिर फ्रैंकनेस होती है। जो उस्ताद है ना उसकी बात बड़ी रिलीजियसली फॉलो करते हैं। आजकल भी अच्छे उस्ताद मौजूद हैं।
हर किस्म के लोग हैं, लेकिन अच्छे उस्ताद, मेरे बच्चे भी कुछ उस्तादों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो उन्हें कहेंगे तो शायद मेरे से भी ज़्यादा बात मानेंगे। स्पिरिचुअल गॉडफादर आप कह लें उस्ताद को, वो करें। हमारे रिलीजियस लीडर जो हैं, ख़ास तौर पर मजहबी जो हमारे जितने भी रिलीजियस लीडर हैं, वो इसके ऊपर बात करें, न्यूट्रिशन पे सुने समझें खुद, आपसे, मुझसे, अपने इलाके के किसी डॉक्टर से समझ लें कि क्या अच्छी खुराक है, इस पर बात करें। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो ऑलरेडी आपने सुना, प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा है तो नीचे सबको इस पर फोकस करना चाहिए। तो ये सेहत का मसला नहीं है सिर्फ, ये पूरे के पूरे माशरे का मसला है। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब, वाइस चांसलर HSA, सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। वो जो सबसे इंटरेस्टिंग था कि अगर जो आज हम बात कर रहे थे कि 10 से 19 साल की ख़ास तौर पे बच्चियां जो हैं, जिन्होंने फ्यूचर मदर्स बनना है, जिन्होंने जनरेशंस पैदा करनी है, उनकी सेहत कितनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे न्यूट्रिशन के हवाले से, उसके ऊपर बात की। तो जो कंक्लूड किया प्रोफेसर साहब ने कि किन किन लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, उनके ऊपर जो पेरेंट्स हैं ख़ास तौर पे वो भी कर सकते हैं। अगर वो ग़िज़ाई अज्जा, जो प्रोफेसर साहब आपने माई प्लेट के नाम से इंटरेस्टिंग बताया कि अगर वो, ये एक्सपेंसिव नहीं है, मैं समझ रहा था शायद इसकी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उनका ख्याल है कि अगर ग़िज़ा के अंदर हम 4-5 अज्जा जो माई प्लेट के नाम से डॉक्टर साहब ने आज एक सजेशन दी है, अगर वही ऐड कर लिए जाएँ तो हम फ्यूचर मदर को जो कॉन्सिक्वेंस आपने सुने कि उनके बच्चों की डेथ हो सकती है, वो जल्दी पैदा हो सकते हैं, इमेच्योर, और जिस तरह आप लो बर्थ कह रहे थे पैदा होने वालों का, ये तमाम कॉन्सिक्वेंसेस से कोई भी फादर चाहेगा या मदर चाहेगी कि उनकी बेटी कभी भी इन जैसी स्टेजेस से गुजरे। तो बहुत सी चीज़ें वो हैं जो हम एज पेरेंट्स खुद घर के अंदर कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम के, इस डिस्कशन के साथ इजाज़त दीजिए, किसी और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।